हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री शुरू करूंगी आप लोगों के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा जो स्पेशल टारगेट रहेगा वो रहेगा यूपीएससी ईपीएफओ 2020। जिन स्टूडेंट्स ने भी यूपीएससी ईपीएफओ के फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये एक बेस्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं, रेलवे के फॉर्म भर रखे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम, जो भी डीआरडीओ वगैरह कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि नॉर्मल नॉर्मल पढ़ने से पेपर क्लियर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। ये जो हिस्ट्री है हर पेपर में आपके लिए काम आएगी। एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल कोई भी पेपर है उसके लिए अगर आप इतना कर लेते हो तो भी आपका सारा हिस्ट्री का पोर्शन जो है, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमारा प्राचीन भारत भी आता है, मध्यकालीन भारत भी आता है, और उसके बाद हम 1857 से लेके 1947 तक की सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ से 1857 से लेके आज़ादी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ से सारा का सारा बेसिक समझना है। उसके बाद आपके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक्स बुक्स जो होती है ना वो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार का हथियार होता है। जैसे कि अगर कोई भी लड़ाई जीतनी है तो बिना किसी वेपन्स के हम लड़ाई नहीं जीत सकते, माइंड के साथ साथ वेपन भी चाहिए होते हैं। उसी प्रकार अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ क्लियर करा दूंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें से पढ़िए, ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो और पेपर निकलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाए। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, आराम से सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और सारी जो नोट्स है पूरा का पूरा हिंदी में है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और आराम से समझना, और एंड में खुद जज करना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके, तो 1857 से लेके 1947 तक, यानी भारत ने टोटल 90 सालों तक स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए। और उन स्ट्रगल के अंदर अंदर भारत ने क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, वो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गांधी जी के भारत आने से पहले का जो टाइम है, और एक है गांधी जी के भारत आने के बाद का जो टाइम है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए थे साउथ अफ्रीका से? तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा से नोट करनी है अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे। तो हम जो ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक तो हम कंप्लीट करेंगे 1857 से लेके 1914 तक का सारा टाइम, और एक हम कवर करेंगे 1915 से लेके 1947 तक का टाइम। ठीक है, तो गांधी जी के आने से पहले और गांधी जी के आने के बाद। और नोट्स को बिल्कुल मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। लॉकडाउन चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। ये जो नोट्स हैं इनकी जो पीडीएफ होगी वो सारी, जब ये कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, तो लास्ट में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि अभी मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ, लॉकडाउन के टाइम पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो सारा कुछ मैंने खुद ही करना है। पीडीएफ भी खुद ही बनानी है, नोट्स भी खुद ही बनाने हैं। तो आप लोग आराम से समझिए, लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप लोग अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने सुना होगा, बार बार सुनोगे, अब जब आगे मैं लेक्चर्स लूंगी उसमें बार बार नाम आएगा वाइस राय का, गवर्नर जनरल का नाम आएगा, गवर्नर का नाम आएगा। तो सबसे पहले पहले लेक्चर में मैंने यही कवर किया है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, वाइस राय क्या है, कब भारत में गवर्नर थे, कब गवर्नर जनरल थे, और कब वाइस राय थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज का लेक्चर के अंदर यही सारा कुछ हम कवर करेंगे, और बिल्कुल आराम से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए मुझे कि ये गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है ये आए कब। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 में।
1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और किस उद्देश्य के लिए आई थी आप लोगों को पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्य के लिए आई थी, तो भारत में आई थी वो व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो क्षेत्र है उनको जीतना शुरू कर दिया, जिसमें 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। पहले जितने भी लोग आते थे यहाँ से सोना लूट के अपने देश में लेके जाने के लिए आते थे। लेकिन बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापार के साथ साथ उसको सत्ता का लालच आ गया और 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है। ये चीजें आपको नोट करनी है। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, आप लोगों को पता है। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होती थी, एक मुंबई होती थी, एक मद्रास होता था और एक बंगाल होता था। और उसमें जो बंगाल जो था वो सबसे बड़ा था। जब भी मैं बंगाल का नाम लूंगी ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, एक स्टोरी की तरह सुनना है सारी चीजें। अगर आप लोग मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके हो, आपको पता है मैं सारी चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिक याद करा दूंगी, आपको सिर्फ सुनते हुए चलना है, ठीक है। जब भी मैं बंगाल बोलूंगी, जब मैं आपको ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करा रही हूँ, इसमें जब मैं बंगाल बोलूंगी तो आप लोगों के माइंड में क्या आ जाना चाहिए, बंगाल का मतलब आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज का पश्चिम बंगाल, बंगाल का मतलब सिर्फ आज का पश्चिम बंगाल नहीं है। आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है, आज का हमारा बिहार, आज का हमारा उड़ीसा, आज का हमारा असम और आज का बांग्लादेश, ठीक है। और आज का क्या हो जाएगा, हमारा बांग्लादेश। ये सभी इतना बड़ा क्षेत्र था बंगाल। जब मैं बंगाल बोलूंगी ना तो आपने पश्चिम बंगाल नहीं सोचना। बंगाल का मतलब एक इतना बड़ा एरिया था जिसके अंदर ये सारा डिवाइड तो बाद में हुआ था ना, जिसमें आज का हमारा पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, असम आता है और आज जो बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा नहीं है वो भी बंगाल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ये मेन जो हुआ था ये बंगाल पर अधिकार करने के लिए हुआ था, क्योंकि बंगाल के अंदर बहुत पैसा था, वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे थे और बंगाल को अगर एक बार जीत लिया तो भारत के ऊपर शासन करना जो था वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जितने भी युद्ध हुए थे, चाहे वो प्लासी है या बक्सर है, वो कहाँ हुए थे, बंगाल में हुए थे। तो इसलिए जो गवर्नर थे वो तो मद्रास में भी था, मुंबई में भी था, लेकिन मेन जो है वो बंगाल से ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बंगाल से ही सारी चीज़ें कवर करेंगे। आ गया समझ में। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उस टाइम तो गवर्नर जनरल की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया, तो शासन को संभालने के लिए, जैसे हमारे देश को संभालने के लिए कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सारे हमारे देश को संभाल रहे हैं। वैसे ही जब शासन करना लगता है, अगर कोई भी कंपनी जब शासन करेगी देश के ऊपर, तो पूरे देश को संभालने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तब ये जितने भी पद है ये आए थे, जिसमें से सबसे पहले हम जानते हैं गवर्नर, उसके बाद उसी का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर उसको भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सारा कुछ बंगाल के हिसाब से ही हमें पढ़ना है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो हमें कवर क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पहले थे बंगाल के गवर्नर, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से पूरे भारत का शासन संभाल रहे थे। आपको ध्यान रखना है, गवर्नर गवर्नर जनरल जो थे और भारत का गवर्नर जनरल, ये सारे कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत को संभालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थे बंगाल के गवर्नर। कब से कब तक थे ये, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 1757 से लेके 1773 में इतना जो टाइम पीरियड था, इसमें बंगाल के गवर्नर थे, बहुत सारे आए थे बीच में। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आ गया समझ में। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों जितने भी वो काम करती थी उसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएगी, एक लिंक के थ्रू आप लोग कवर करिए। जैसे जैसे हिस्ट्री के लेक्चर आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, नाम से पता चल रहा है जितने भी आगे एक्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए ही आएंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कुछ नहीं किया गया, है सब कुछ वैसे ही, लेकिन क्या किया गया, गवर्नर जो था, जो ये पद
था गवर्नर का, इसका नाम चेंज कर दिया और क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। आ गया समझ में, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था हमारा, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, वही क्या बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। आ गया समझ में। तो 1774 से लेके 1833 तक, जब तक अगला अधिनियम नहीं आ जाता तब तक क्या रहेंगे, बंगाल में गवर्नर जनरल रहेंगे। तो बंगाल का पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। जो अंतिम होगा वही नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे भी हम कवर करेंगे। 1829 के अंदर, 1829 में सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया था। और किसने लगाया था, तो विलियम बेंटिंक ने लगाया था। तो 1829 के अंदर लगाया था। तो उस टाइम यानी 1833 तक कौन चले थे, विलियम बेंटिंक चले थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट लेके आए। कोई भी नया एक्ट आएगा तो वो पहले वाले की कमियों को दूर करने के लिए आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसके द्वारा क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और कुछ नहीं किया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। आ गया समझ में। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा और कब से कब तक रहेगा वो, तो 1833 से लेके 1858 तक रहेगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वो कब से कब तक रहेगा भी हमें पता होना चाहिए, 1833 से लेके 1858 तक, ठीक है। सारी चीजें याद कराऊंगी, आप लोगों ने आराम से सुनते जाना है। तो पहला कौन बनेगा हमारा, तो जो लास्ट था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भी, विलियम बेंटिंक था। तो वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। आ गया समझ में। उसके बाद क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए, बीच में ही 1857 की क्रांति भी होएगी, जो आगे हम कवर करेंगे। उसके बाद 1858 का कौन सा अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके द्वारा क्या किया गया था, जो कंपनी था, कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब ये खबर ब्रिटेन पहुंची थी, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने कंपनी का शासन खत्म कर दिया था, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसराय बना दिया गया, ठीक है। तो भारत का जो वाइसराय है वो कब से कब तक रहेगा, 1858 से लेकर जब तक देश आज़ाद होगा तब तक हम क्या बोलेंगे, भारत के वाइसराय बोलेंगे, ठीक है। तो भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम कौन था, तो जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। आ गया समझ में। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए इतना सारा कुछ। अब आपको पता होना चाहिए वाइसराय क्या होता है। देखिए है तो वही सारा कुछ, बंगाल में ही हो रहा है सारा कुछ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हुआ करते थे बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, कब से कब तक थे ये, 1757 से लेके हम कब तक पढ़ेंगे, ये 1773 तक। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का ही गवर्नर जनरल, यानी कि सिर्फ नाम में चेंज कर दिया। जो 1774 से लेके कब तक रहेंगे, फिर नेक्स्ट अधिनियम कब आएगा, 1833 में। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वो 1833 से लेके कब तक चलेगा, 1858 तक। उसके बाद 1858 का क्या आया, भारत शासन अधिनियम आया, जिसके द्वारा कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब जो भारत था वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ गया, वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। वायसराय का मतलब होता है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन खत्म कर दिया, और भारत सीधे तौर पर ब्रिटेन शासन के अंतर्गत आ गया। यानी अब भारत के ऊपर किसका राज होगा, कंपनी का राज नहीं है, ब्रिटेन का राज है। और वायसराय कंपनी के शासक के तौर पे नहीं, इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधित्व के तौर पे भारत में काम करेंगे। यानी जब तक ये कंपनी के शासन के तौर पे, यानी कंपनी की तरफ से भारत को संभाल रहे थे, तब तक इनको गवर्नर जनरल या फिर भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ब्रिटेन की तौर पे भारत को संभालना शुरू किया, तब ये क्या कहलाने लगे, ये वायसराय कहलाने लगे। आ गया समझ में। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा, उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। अब आजाद भारत में कोई राजा तो था नहीं, और राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले ही वायसराय होते हैं।
तब क्या किया गया, वायसराय को वापस चेंज कर दिया गया और स्वतंत्र भारत का वायसराय का नाम वापस क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ही कर दिया। 1947 से 1948 यानी ये इतने टाइम तक ही रहे थे। और ये कौन थे, तो ये माउंटबेटन थे, ठीक है, जो आखिरी थे वही बन गए माउंटबेटन। उसके बाद भारतीयों ने विरोध किया कि हम किसी अंग्रेज को अपने भारत स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाए। तो इनके विरोध के द्वारा पहला भारतीय कौन था, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आ गया समझ में। तो सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारा देश गणतंत्र हो जाएगा और गणतंत्र भारत के अंदर ये पद खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर एक पद आया जिसे आज हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। पूरे भारत को कौन संभाल रहे हैं, तो राष्ट्रपति संभाल रहे हैं। आ गया समझ में। तो एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। माइंड मैप आप लोगों को बनाना आना चाहिए। क्या माइंड मैप होते हैं, सबसे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। जब उसने शासन करना शुरू किया तो बंगाल जो था एक बहुत बड़ा एरिया था। तो बंगाल का सबसे पहले शासन करते हैं तो कोई ना कोई संभालने वाला भी चाहिए। तो सबसे पहले होते थे बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर ही बाद में क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और उसी का नाम क्या रख दिया फिर बाद में, भारत का गवर्नर जनरल। और उसी को क्या कहने लगे फिर, भारत का वायसराय। और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में वायसराय नहीं हो सकते तो दोबारा नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसके बाद गणतंत्र भारत में इस पोस्ट को खत्म कर दिया और इसकी जगह पे कौन आ गए, राष्ट्रपति आ गए। ठीक है, तो आप लोगों को सारा जितने भी पॉइंट है सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। सारे के सारे नोट्स हिंदी के अंदर हैं। आप लोगों को जब ये पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगा तब सारे के सारे ये जो नोट्स है ये मिल जाएंगे। इस वीडियो के ऊपर अगर 500 से ज़्यादा व्यू, जैसे ही 500 व्यू इस पे क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो अब आप लोगों का काम इतना ही है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतनी गारंटी है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक मैं सारा कुछ याद करा दूंगी। ये ज़रूरी है, जब भी भारत के वायसराय की बात होगी आपको पता होना चाहिए कब से कब तक भारत का वायसराय चला था, 1858 से लेके 1947 तक। जब गवर्नर की बात हो तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में गवर्नर कब से कब तक चले थे, 1757 से 1773 तक। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, कंपनी का शासन कब खत्म हुआ था, 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन खत्म हो गया था। आज़ाद भारत का पहला जो हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारतीयों को ये बात पसंद नहीं थी तो पहला भारतीय कौन था, सी राजगोपालचारी था। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। कल से हम शुरू करेंगे, हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति, जो 2 पार्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। आज इतना आप कवर करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। बस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।